हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर देखने वाले हैं 2024 का। प्यारे बच्चों, ये पेपर देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। आज मैं आपको साइंस का पेपर दिखाने वाला हूं। अगर जो आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कहिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर। बाकी जो बच्चे एकदम अच्छे तरीके से इस पेपर को देखना चाहते हैं, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर जो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए। तो जहाँ पर आपको आंसर आएगा बताते हुए चलिएगा। अगर जो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आंसर आपको बताते रहूँगा कि किस तरह से करना है। देखिए, पेपर में जो निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर आप लोग अभी से पढ़ लिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पेपर में जो 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये क्या होगा, आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और विज्ञान का जो पेपर रहेगा ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में रहेगा, ठीक है, आ और बा में होगा, ठीक है, विभाजित होगा। अब दिया गया है खंड आ तथा खंड बा के उपभाग 1, 2, 3 में विभाजित होंगे, ठीक है। कैसे कैसे होंगे अभी आपको देखने को मिलेगा। और जो इसमें पहला खंड आ होगा, इसको क्या करना होगा, आपको ओएमआर शीट पर करना होगा। ओएमआर शीट मतलब क्या होता है, आप लोग का जो गोला भरने वाला एक ओएमआर शीट दिया जाता है, जिसपे आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और इसके लिए देखिए, खंड आ में जो प्रश्न दिए गए हैं ये 1 अंक के सभी प्रश्न हैं। और जो बा वाला है ये वर्णनात्मक है, यानी कि इसको आपको क्या करना होगा, कॉपी पर लिखना होगा, जो कॉपी आपको दिया जाएगा। बाकी जो जितना प्रश्न, ठीक है, दिया गया है उसका कितना नंबर मिलेगा आपको प्रश्न के सामने लिखा होगा। इन्होंने इस लाइन में ये कहा है, ठीक है। बाकी आप लोग सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है पहला प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय के कितने 20 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, समझते हुए चलिएगा और बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है पहले क्वेश्चन में, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। मतलब उत्तल दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ठीक है। इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो बच्चे पढ़े हैं उनको मालूम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी दूसरा वाला। देखिए ये इसमें कहा क्या जा रहा है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह कौन सा इसमें से कंडीशन होता है, आपको बताना है। देखिए, अगर जो इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग समझना चाहें तो मान लेते हैं ये क्या है, एक माध्यम है, ठीक है। मतलब ऊपर वाला क्या मान लेते हैं, कोई एक माध्यम है, ठीक है, ए वाला है, और इधर क्या है, बी वाला है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अभिलंब से दूर जाना। मान लेते हैं क्या है, ये अभिलंब है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण इंटर हो रही है, और इंटर करने के बाद में अभिलंब ये है, अभिलंब से दूर इसको जाना है, ठीक है। तो हम लोग इधर भेज दे रहे हैं इसमें। तो ऊपर वाला कंडीशन कौन सा, ऊपर वाला माध्यम कौन सा होगा, दूसरा वाला माध्यम कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं क्या है ट्रिक के माध्यम से कि जहाँ पर देखिए वायु के कण क्या होंगे, मतलब पार्टिकल दूर दूर होते हैं, वहां से दूर होता है, और बाकी जो नजदीक होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सघन, ये हो जाएगा विरल। विरल का मतलब क्या जानेंगे, इसमें जो पार्टिकल होंगे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। और सघन में क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे आप लोग ठोस द्रव गैस पढ़े हैं ना, ठोस में क्या होते हैं, अणु पास पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, पास। और विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर, यानी कि वायु मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। अगर जो हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पर मान ले रहे हैं ये कांच है, कांच के सापेक्ष किसको, वाई को हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष वाई विरल है, ठीक है। और विरल में क्या होते हैं, कांच के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, और गैस वाले क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दूर जाएगा, तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी बना करके आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसको भी आप लोग को सॉल्व करके बताना था क्या होगा इसका आंसर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, आपको ये बताना है। तो फार्मूले पर आप लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v-1/u। इस पर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगा, और यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस का 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस क्यों लेते हैं, आप लोग को मालूम होगा कि ये हमारा जो दूरी होता है माइनस में लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। और माइनस में कितना हो जाएगा, 1/, इसकी वैल्यू देखिए एक माइनस में दिया गया है और एक माइनस हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक फार्मूले में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/15, और कितना हो जाएगा माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v होगा।
अब यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 अपान कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v। अब यहाँ से अगर जो इसको सॉल्व करना चाहें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू उल्टा हो जाएगा इसका, तो कितना घटाएंगे 1 आएगा, यानी कि 30/1 और 30/1 का मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा v की वैल्यू कितनी होगी 30। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपको ये बताना है, तो हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन आप लोग डायग्राम से ही कर सकते थे, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है, ठीक है, इस पर क्या है, एक यहाँ पर रखा गया है लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है आप लोग जल्दी से देख करके बताएंगे। ये उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस के बारे में कह रहा, तो उत्तल लेंस से ही हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं प्रथम फोकस F1 है, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं F2 दिया गया है, ठीक है, 2F1 होगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा हमारा 15 दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 दिया गया है, ठीक है। अब अगर जो वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F2, और इसको मान लो कितना 2F2। तो यहाँ से जाने के बाद में क्या होगा, ये टकराने के बाद में फोकस से होकर के ऐसे सीधे निकल आएगी, और जो ध्रुव से होकर जाएगी, ठीक है, ध्रुव नहीं कह सकते हैं इसको, हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, ध्रुव तो उसमें होता है, ये होगा प्रकाशिक केंद्रों का, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। तो ये 15 है, ये 30 दिया गया यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, वस्तु के दूसरी ओर 30 पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ आप लोग के लिए। वैसे भी आप लोग याद भी कर लिए होंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम आपके पास में ही है, आप समझिए। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए और देखिए। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। मतलब ये मान लेते हैं प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म हो गया। अब यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। अब आएगी तो यहाँ से टकराने के बाद में क्या होगी, बहुत सारे रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है, आपको याद भी होगा। बहुत सारे रंग विभाजित हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, नीचे होता है हमारा बैगनी होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है, यानी कि लाल होता है, ठीक है। अब कह रहा है आधार से दूरस्थ, आधार कौन सा हमारा, ये आधार होता है ना, ये हो गया आधार। आधार से दूरस्थ कौन सा, आधार से दूरस्थ मतलब ऊपर की ओर कौन हो जाएगा, सबसे दूरस्थ लाल होता है। तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बीच में बहुत सारे कलर होते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन से कह रहा आधार से दूरस्थ मतलब सबसे दूर कौन है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन था, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड जो है ये किसका मात्रक है, तो एम्पियर को क्या कहते हैं हम लोग, आई कहते हैं, और सेकंड को क्या कहते हैं, टी, ठीक है। ये टी का मात्रक हो जाएगा, ये आई का, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, तो क्यू इक्वल टू कितना होता है, आई टी होता है, ठीक है। फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, आई एम्पियर, और टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्यों को क्या कहते हैं हम लोग, आवेश कहते हैं। बाकी इसके बाद में देखेंगे ये 6 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी सॉल्व करके हम लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, और जो फार्मूला है याद होना चाहिए। कह रहा एक सेल से R1 R2 दो प्रतिरोध के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 एवं प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो अगर जो याद करना चाहें तो डायरेक्ट याद कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, H1/H2 इक्वल टू R2/R1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है H इक्वल टू V² T/R होता है। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें बदल रही हैं उसको H1 H2 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा। जैसे हम लोग निकालते हैं सबसे पहले H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से विभवांतर सेम है, ठीक है। टाइम कितना कह रहा है, एकांक है, तो यहाँ 1 ले लीजिए। और प्रतिरोध कितना है, एच के लिए, H1 के लिए कितना है, ये दिया गया है 2 दिया गया है, तो इसको 2 कर लो। अब आगे अगर जो इसको लिखना चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, V² लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है, ये 2 है। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे हम लोग, H2 निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू सेम सेम है तो ऐसे रहने दो, और सॉरी यहाँ 1 होना चाहिए, इसको 1 कर लो, क्योंकि 1 की कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पर 1 होना है, यहाँ पर भी 1 होना है, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये इसके लिए V² तो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन से यहाँ पर कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। H2 के लिए R2 हो जाएगा, H1 के लिए R1 हो जाएगा। अब H1/H2 निकालना तो दोनों को डिवाइड लगा लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से H1/H2 इक्वल टू V² R
डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइड को अगर जो मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहो या तो एक बार के लिए डिवाइड लिख लो। ये जो लाइन खींची गई इसका मतलब बटा होता है या फिर डिवाइड होता है। कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में कितना R2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन R1, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा R2 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। ये किसके बराबर चल रहा है, H1 अपॉन H2 के। ठीक है, तो अगर जो याद करना चाहें तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बाकी ये सॉल्व करने का इसका थोड़ा सा प्रोसेस है। देन देखिए आगे का क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मूला है। ठीक है, हर कोई टीचर कहता है ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब नहीं है कि मैं ही केवल बताता हूँ, सब बच्चे बताते हैं। ठीक है, सबको याद भी होता है। और अगर जो कोई कह रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत बेकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा कभी भी मत। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद में कह रहा है मेथेन का संरचना सूत्र। मेथेन का फार्मूला कितना होता है, CH4 होता है। तो इसमें कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन एक, कार्बन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन 4 कार्बन एक। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। अब इसके बाद में बताना है सजातीय श्रेणी का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, सजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल आपको बताना कौन सा है। तो यहाँ पर जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, CH4 और कितना C2H6। ठीक है, सजातीय श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैं इन पर वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, परेशान मत होइए, हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसका PDF चाहिए या फिर इसके बाद में कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे विथ नेम। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे इसके बाद में कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। हिंदी का चाहिए तो हिंदी का बताइएगा। ठीक है, अगर जो इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का बताइएगा। जो भी सब्जेक्ट कहेंगे मैं उसका पेपर आपको दिखा दूंगा। इसके बाद में था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र तो कितना होता है, PbNO3, उसके बाद कितना होता है का होल ट्वाइस। इसका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं और बताते हैं आप लोग इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1 मिनट रुकेंगे, बहुत बड़ा ये तो हो गया। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान ये तो सब बच्चों को याद होगा, छोटे बच्चे को भी याद होगा, कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अगर जो 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। इसके बाद में एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है, एक उपधातु होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में ये क्या था, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। यहाँ पर दिया गया है CH3COOH प्लस C2H5OH सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया करने के बाद में कितना दे रहा है, H2 दे रहा है। लेकिन से यहाँ खाली जो जगह है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर होगा प्रोडक्ट, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, CH3COO C2H5। तो यहाँ पर आप लोग इसको फिल करना था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग उपभाग 3 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहला 14 नंबर क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा मुद्रा क्या है आपको ये बताना। तो ATP को क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर, पित्तरस का स्राव होता है, कहाँ से होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और सबसे पहला ऑप्शन भी यही दिया जाता है, पित्ताशय द्वारा। पित्ताशय द्वारा नहीं होता, पित्ताशय में ये कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, बाकी जो ये स्राव जहाँ से होता है उसका नाम है यकृत। ठीक है, जिसे लीवर भी आप लोग कहते हैं। नेक्स्ट है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि पराग कण होते हैं। बाकी आगे देखेंगे। इसके बाद में कह रहा पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं, पुदीने में, आलू में, इनमें से सभी। उसका अंदर गया ब्रायोफिल्म। तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ब्रायोफिल्म का पत्ता देखे होंगे, अगर जो उसको जल वगैरह में फेंक देते हैं, ठीक है, बाहर, तो उसके पत्ते में से फिर से क्या होते हैं, पौधे मतलब विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वहां से भी पत्ता निकलता है पत्ते में से। तो आप लोग याद कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट था एक लिंगी फूल का उदाहरण, एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन सा है, पपीते का फूल, गुलाब का फूल, आम का फूल, सरसों का फूल। तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पपीते का फूल। ठीक है, एक लिंगी पौधा होता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था एक स्वस्थ मनुष्य में समानता रक्त दाब कितना होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद होगा। इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 120 से 80। ओके, देन देखिए आगे
यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 बहुविकल्प पे क्वेश्चन थे तो ये 20 है। इसमें कहा क्या जा रहा है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आप लोग को बताना कौन सा आहार श्रृंखला, मतलब चयन आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा गया है घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, उसके बाद में बकरी गाय हाथी, उसके बाद में घास मछली बकरी। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। घास देखिए बकरी खाएगी, उसके बाद में बकरी को कौन, मानव खा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला है, क्लियर है। इसके बाद में देखिए यहाँ से लिखने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर भी बगल में लिखा होगा कि कितने नंबर का है कौन सा क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे भी कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन था। देखेंगे ये 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कह रहा एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि आपको v की वैल्यू ज्ञात करनी है और u की भी वैल्यू ज्ञात करनी है। और इसमें कंडीशन क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण के 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो रहा है, जो प्रतिबिंब आधा बन रहा है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा एकदम अच्छे तरीके से। न्यूमेरिकल है, दर्पण से आराम से आ जाएगा। इसके बाद में लेंस से भी न्यूमेरिकल है, देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें केवल एक ही दिया गया था, 22 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा अब सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकसित होती हैं, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद में लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ पर फोकसित होती हैं, लेंस की फोकस दूरी कितना, 30 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद में मैं क्वेश्चन केवल बता दे रहा हूँ, आगे का क्वेश्चन ठीक है आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा नोट्स वगैरह से। इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 ओम 3 ओम 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, मतलब किस क्रम में, किस प्रकार जोड़ा जाए, सॉरी श्रेणी क्रम में तो आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि कितना प्रतिरोध हमें 4 ओम मिले और कितना दूसरे वाले में 1 ओम मिले, ऐसा आपको बनाना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ज़्यादा मिलते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, हमें कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमें 4 लाना है और 1 लाना है। तो यहाँ पर कुछ प्रतिरोधों को आपको श्रेणी में, कुछ को समांतर क्रम में रख करके सॉल्व करना होगा, तभी आंसर आपको मिलेगा। देखिए मैं क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, आप लोग घर पे आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगर जो क्या करना, हमें 4 लाना है ओम, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो 2 प्रतिरोध दिया गया इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। और जो 3 और 6 प्रतिरोध हैं इसको क्या करिए, समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। क्या करिए, समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। किसको किसको, 3 और 6 को, 3 कॉमा 6 को। जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस कितना हो जाएगा, 1/6। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेकर के, तो कितना यहाँ से आ जाएगा, 2 प्लस 1 और बटे में कितना, 6। तो ऊपर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6। और 3/6 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। और जब उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 2, और 2 को अगर जो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला इस तरह से करना था। दूसरे वाले में 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करिए, पहले इन दोनों को क्या करिए, समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। किसको किसको, 1/2 और 1/3 को। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 1/2 प्लस 1/3। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये, अच्छा 1 लाना है, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए यहाँ पर अगर जो हम लोग क्या करें, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ लें, ठीक है। कैसे जोड़ना है, मतलब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। 1/6 को भी जोड़ लीजिए इसी समांतर क्रम में, तो कितना मिलेगा ये, एलसीएम इन सब का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, कितनी बार में, 2 तिया 6, तो 3 हो जाएगा, 3 दुनाए 6 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 6 तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। और जब 1 का उल्टा करेंगे तब भी 1 मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अच्छा था तो मैंने सोचा बता दूँ आपको। इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन में क्या था, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार के नाम, कार्य, उसके बाद ऑर्डर के रंग को लिखिए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा लंबा आपको लिखना था इसको, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, अगर जो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, आपको ये बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर
उसे स्पष्ट कीजिए, मतलब उसका नाम लिख कर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उसको स्पष्ट करना है, ठीक है, दिशा वाला। इसके बाद में आ गए कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इनके क्या करना है, संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले लिखा गया है इथेनोइक अम्ल, उसके बाद में दिया गया है मेथेनॉल दिया गया है, 1 क्लोरोप्रोपेन दिया गया है, उसके बाद में नाइट्रोमेथेन दिया गया है। अगर जो आपको आएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कहिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन थे, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का, 1 नंबर का ये, ठीक है, 4 नंबर के, ठीक है। इसके बाद में आपको 26 नंबर क्वेश्चन में कितने, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। इसमें कहा गया जा रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना और उसका अनुप्रयोग भी बताना आपको। उसके बाद में मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखना है, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसके। और इसके बाद में देखिए आईपीएससी नेम लिखने को भी आपके एग्जाम में आया था। सबसे पहला कौन था, HCHO था, उसके बाद में CH3CH, उसके बाद में डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान आसान से सब थे। इसके बाद में आपका देखिए यहाँ पर देखिए इसी में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको बताना है और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। इसमें 2 नंबर को अगर जो डिवाइड करना चाहें तो 1 नंबर पर ये था। इसमें क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम व अर्धसूत्र लिखिए। क्या होता है आपको लिखना है, उसके बाद में इसको गर्म करने पर क्या होता है आपको बताना है। अथवा में आपके पास ऑप्शन था अब क्रियाओं के बारे में लिखने का, ठीक है। अगर जो ये ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, नहीं तो टिप्पणी आपको लिख सकते थे। द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, उसके बाद में योगात्मक अपक्रिया के बारे में। इसके बाद में इसका उपभाग 3 आ रहा है जिसमें बायोलॉजी वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखिए बायोलॉजी में इसमें दिया गया है एक तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्र कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो सेट बनते हैं उसमें एक ना एक सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, मतलब इसको कैसे आप लोग किस तरह से कार्य करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है बताना है। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। आसान आसान से सब क्वेश्चन है, अगर जो 1-2 बार पढ़ेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा और प्रक्रिया समझाएंगे तो 2 नंबर 4 नंबर का पेपर है। इसके बाद में उत्पादक और उपभोक्ता में क्या करना है, 4 अंतर लिखना है। डिफरेंस क्या है आपको बताना है। इसके लिए भी अगर जो एक अंतर लिखेंगे तो कितना, 1 नंबर, 4 लिखना तो 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए कि मानव हृदय की अनुदैर्ध्य जो दिया गया है, कार्ड का नामांकन चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा मानव के मादा जनांतर की सचित्र वर्णन करना है। तो ये थे क्वेश्चन आपके जो आपको करना था। इसके बाद में यही सारा पेपर इंग्लिश वर्जन में दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहें तो कहेंगे मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, आप लोग देख लेंगे। वैसे मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, सब हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हिंदी मीडियम वाला मैंने समझा दिया है। बाकी अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं उसको भी समझा दूंगा। आप लोग मैं दिखा रहा हूँ इसका, अगर जो स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद में कौन से पेपर आपको देखने हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। सारी जानकारियाँ मैंने देने की कोशिश की है। अगर जो कोई जानकारी छूट गई है तो उसके बारे में भी कहेंगे, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।